साल 1926 में ब्रिटिश विजर्ड और मैजिकल क्रीचर्स के एक्सपर्ट न्यूट स्कैमेंडर जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचता है। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल एक साधारण इंसान लगता है, लेकिन उसके हाथ में जो पुराना सा सूटकेस होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा मैजिकल जू छुपा होता है। भाई का सूटकेस नहीं, चलता फिरता वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी होता है। न्यूट का असली मिशन एरिजोना जाना होता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए न्यूयॉर्क में ही पूरा एडवेंचर लिख रखा होता है। शहर में पहुंचते ही उसकी मुलाकात में रिबोन नाम की एक नोमैज यानी नॉन मैजिकल औरत से होती है। अमेरिका में मगल को नोमैज कहा जाता है। मैरीलू न्यू सेलम फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी नाम की संस्था चलाती है और लोगों को भाषण दे रही होती है कि विचेस और विजर्ड्स सच में होते हैं और इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। न्यूट चुपचाप उसकी बातें सुन ही रहा है कि भी उसके सूटकेस में से एक शरारती निफलर बाहर भाग जाता है। अब जिसने निफलर नहीं देखा उसे समझ लो कि वो ऐसा मैजिकल क्रीचर है जिसे चमकती हुई चीजें देखकर सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज याद ही नहीं रहती। जहां गोल्ड कॉइन्स या ज्वेलरी दिखी वहां सीधा डाइव मार देता है। न्यूट उसके पीछे भागता है और इसी भागदौड़ में उसकी मुलाकात जेकब कोवल्स्की से होती है। जेकब एक नोमैज है जो एक फैक्ट्री में काम करता है और सपना देखता है कि एक दिन अपनी बेकरी खोलेगा। भागदौड़ के दौरान दोनों के सूटकेसेस गलती से आपस में बदल जाते हैं। जेकब अपना सूटकेस समझकर न्यूट वाला मैजिकल सूटकेस उठा लेता है, जबकि न्यूट के हाथ में ब्रेड और पेस्ट्रीज से भरा जेकब का सूटकेस आ जाता है। क्लासिक मूवी वाला गलत बैग उठा लिया मोमेंट, लेकिन इस बार बैग में कपड़े नहीं, पूरी मैजिकल दुनिया बंद होती है। इसी बीच और टीना गोल्डस्टीन वहां पहुंचती है। टीना पहले एक सम्मानित और थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन डाउनग्रेड हो चुकी होती है। वो सोचती है कि अगर वो न्यूट को पकड़कर मैजिकल कांग्रेस के सामने पेश कर देगी तो शायद उसकी जॉब और रिस्पेक्ट दोनों वापस मिल जाए। इसलिए वो न्यूट को अरेस्ट करके मैकुसा यानी मैजिकल कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर्स ले जाती है। लेकिन जब ऑफिशियल सूटकेस खोलते हैं तो उसमें सिर्फ ब्रेड, केक्स और बेकरी का सामान निकलता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और न्यूट को छोड़ दिया जाता है। उधर जेकब अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर न्यूट वाला सूटकेस खोल देता है। बस फिर क्या था, सूटकेस खुलते ही कई मैजिकल क्रीचर्स बाहर निकल जाते हैं और पूरे न्यूयॉर्क में अफरा तफरी मच जाती है। न्यूट और टीना जेकब को ढूंढ लेते हैं और उसे लेकर टीना के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहीं टीना अपनी छोटी बहन क्वीनी गोल्डस्टीन से मिलवाती है। क्वीनी एक बेहद खूबसूरत और खुशमिजाज विच होती है जिसके पास लोगों के दिमाग की बातें पढ़ने की पावर होती है। जेकब और क्वीनी पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि अमेरिका के विजिटिंग लॉज के मुताबिक विजर्ड और नोमैज का रिश्ता रखना भी मना होता है। प्यार तो हो गया, लेकिन लॉ ने बीच में रेड सिग्नल लगा दिया। न्यूट जेकब को अपने मैजिकल सूटकेस के अंदर लेकर जाता है। जेकब अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। बाहर से छोटा दिखने वाला सूटकेस अंदर से इतना बड़ा होता है कि उसमें अलग अलग मैजिकल क्रीचर्स के लिए पूरा नेचुरल हैबिटेट बना हुआ होता है। जेकब के चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा होता है जैसे किसी ने पहली बार फ्री बफे दिखा दिया हो। वहीं न्यूट जेकब को एक ऑब्सक्यूरस भी दिखाता है। ऑब्सक्यूरस एक खतरनाक मैजिकल पैरासाइट होता है जो उन बच्चों के अंदर पैदा होता है जिनके पास मैजिक होती है, लेकिन वो डर या मजबूरी में अपनी पावर्स दबा कर रखते हैं। न्यूट बताता है कि उसने ये ऑब्सक्यूरस एक छोटी लड़की से निकाला था, लेकिन वो लड़की बच नहीं पाई। आमतौर पर ऑब्सक्यूरस से इन्फेक्टेड बच्चे 10 साल से ज्यादा नहीं जीते। न्यूट जेकब को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ भागे हुए मैजिकल क्रीचर्स को ढूंढने में मदद करे। दोनों मिलकर काफी मुश्किलों के बाद 3 में से 2 क्रीचर्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी टीना सूटकेस को वापस मैकूसा में जमा कर देती है। उधर शहर में सेनेटर हेनरी शॉ जूनियर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। मैक्यूसा के डायरेक्टर ऑफ मैजिकल सिक्योरिटी पर्सिवल ग्रेव्स को लगता है कि इसके पीछे न्यूट का कोई मैजिकल क्रीचर है। ग्रेव्स न्यूट पर इल्जाम लगाता है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक डार्क विजर्ड गेलर्ड ग्रिंडलवाल्ड का साथी है। इतना ही नहीं, वो फैसला करता है कि न्यूट का सूटकेस डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और जेकब की सारी मैजिकल मेमोरीज मिटा दी जाए। सिचुएशन और भी खराब हो जब न्यूटीना को सीक्रेट एग्जीक्यूशन की सजा सुना दी जाती है, लेकिन आखिरी वक्त पर क्वीनी और जेकब दोनों ने बचा लेते हैं। चारों वहां से भाग निकलते हैं और न्यूट अपना मैजिकल सूटकेस भी वापस हासिल कर लेता है। टीना के पुराने गोब्लिन इन्फॉर्मेंट नालेक से मिली जानकारी की मदद से ये लोग आखिरकार आखिरी एस्केप्ड क्रीचर को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ग्रेव्स मैरी लू के अडॉप्टेड बेटे क्रिडेंस बेयरबोन के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। क्रिडेंस की मां उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करती है। ग्रेव्स उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे इस जिंदगी से आजाद कर देगा। बदले में ग्रेव्स चाहता है कि क्रिडेंस उस ऑब्सक्यूरस को ढूंढे जो पूरे न्यूयॉर्क में तबाही मचा रहा है। एक दिन क्रिडेंस को अपनी अडॉप्टेड सिस्टर मोडेस्टी के बिस्तर के नीचे एक वॉन्ड मिलती है। मैरी लू समझती है कि एक मोडेस्टी कहती है कि वॉन्ड उसकी है। मैरी लू उसे साथ देने ही वाली होती है कि भी ऑब्सक्यूरस हमला कर देता है। कुछ ही पलों में मैरी लू और उसकी बड़ी बेटी चैस्टिटी दोनों मारी जाती है। ग्रेव्स तुरंत वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि ही ऑब्सक्यूरस की होस्ट है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो क्रिडेंस स्क्विब कहकर बेइज्जत करता है और कहता है कि उसके अंदर कोई मैजिक नहीं है। यही सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। क्रिडेंस बताता है कि असली ऑब्सक्यूरस होस्ट वही है
है। वो अब तक इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी मैजिकल पावर बाकी सभी होस्ट्स से की ज्यादा ताकतवर है। गुस्से में क्रेडेंस पूरी तरह ऑब्स्क्यूरस बन जाता है और पूरे न्यूयॉर्क में भयानक तबाही मचाने लगता है। न्यूट उसे एक सबवे टनल में ढूंढ लेता है और उसे शिकता है, लेकिन तभी ग्रेव्स वहां पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद टीना भी आती है। क्रेडेंस टीना पर भरोसा करता है और धीरे धीरे वापस इंसानी रूप में आने लगता है, लेकिन तभी मैकूसा के औरोर्स पहुंच जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे वो क्रेडेंस पर हमला कर देते हैं। ऐसा लगता है कि क्रेडेंस पूरी तरह खत्म हो गया। हालांकि उसकी ऑब्स्क्यूरस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा चुपके से बच निकलता है। अब ग्रेव्स अपना असली मकसद सबके सामने बता देता है। वो मान लेता है कि ऑब्स्क वाली सारी घटनाओं के पीछे वही था। उसने जानबूझकर न्यूट को फंसाया ताकि विजर्डिंग वर्ल्ड की सच्चाई नोगो के सामने आ जाए। उसका मानना होता है मैक्यूसा नोमैज की सुरक्षा के लिए अपने ही विजर्ड्स की आजादी छीन रही है। मैक्यूसा की प्रेसिडेंट तुरंत ओरोर्स को ग्रेव्स करने का आदेश देती है। ग्रेव्स अकेले ही सभी ओरोर्स पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तब न्यूट का एक मैजिकल बीस्ट उसकी मदद करता है और ग्रेव्स को काबू कर लिया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा खुलासा होता है, ग्रेव्स असल में ग्रेव्स होता ही नहीं, वो पॉलीजूस पोशन की मदद से डिस्गाइज में रहा जेलर्ड ग्रिंडलवाल्ड निकलता है। पूरी विजर्डिंग वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डार्क विजर्ड आखिरकार पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब नई समस्या सामने आती है। पूरे न्यूयॉर्क में इतने लोगों ने मैजिक देख लिया होता है कि विजर्डिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा सीक्रेट खतरे में पड़ जाता है। तब न्यूट अपना शानदार थंडरबर्ड फ्रैंक आजाद करता है। फ्रैंक पूरे शहर के ऊपर उड़कर मैजिकल पोशन बारिश के साथ फैला देता है। ये बारिश जिस पर गिरती है उसकी हाल की सारी मैजिकल मेमोरीज मिट जाती हैं। धीरे धीरे पूरा न्यूयॉर्क सब कुछ भूल जाता है, जबकि मैकूसा के विजर्ड्स पूरे शहर की तबाही भी मैजिक से ठीक कर देते हैं। विदा लेने से पहले क्वीनी और जेकब एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं। क्वीनी उसे किस करती है और फिर बारिश जेकब की सारी मैजिकल मेमोरीज मिटा देती है। दोनों अलग हो जाते हैं और ये पल काफी इमोशनल बन जाता है। न्यूट यूरोप वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन टीना से वादा करता है कि जब उसकी किताब पूरी हो जाएगी तो वो उससे मिलने जरूर आएगा। जाने से पहले न्यूट चुपचाप जेकब के लिए सिल्वर ऑकमी एग शेल्स का एक बॉक्स छोड़ जाता है। ये शेल्स बहुत कीमती होती हैं। जेकब उन्हें बेचकर अपनी ड्रीम बेकरी खोल लेता है। मजेदार बात यह होती है कि उसकी बनाई हुई ब्रेड्स और पेस्ट्रीज अनजाने में न्यूट के मैजिकल क्रीचर्स जैसी शेप्स लेने लगती है। क्योंकि उसकी यादें भले मिट गई हों, लेकिन दिल के किसी कोने में वो जादुई सफर अब भी जिंदा होता है। फिल्म के आखिर में क्वीनी जेकब की बेकरी में आती है। जेकब उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे देखकर एक अजीब सी अपनापन वाली फीलिंग जरूर महसूस होती है। और यहीं से उनकी कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नए जादुई सफर की शुरुआत होती है।